दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान धारा चैनल में। तो दोस्तों, आज हम करते हैं हिंदी यूजीसी नेट सिलेबस के अंतर्गत इकाई 9 में लगे निबंध। और इन निबंधों के अंतर्गत हमें परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि 5 या 7 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा डीपली भी पूछे जाने लगे हैं। तो आज हम निबंध कर लेते हैं। तो इसमें पहला निबंध है हमारा दिल्ली दरबार दर्पण, और वो किसका है? भारतेंदु का। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम करते हैं। पहला निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण, भारतेंदु जी का है। हमारे सिलेबस के अंतर्गत हिंदी निबंध के अंतर्गत हमारे 2 भारतेंदु के हैं, वो 2 निबंध लगे हुए हैं। इसमें पहला निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या। इस निबंध में दिल्ली दरबार का वर्णन मिलता है, जो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इस निबंध में दिल्ली दरबार का वर्णन मिलता है, जो 1877 ईस्वी के अंतर्गत दिल्ली में लगा था। और इसके अंदर भारतेंदु की राजभक्ति और देशभक्ति की भावना मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूजीसी नेट के अंतर्गत पूछा गया है, और ऑप्शन में आया था कि भारतेंदु की इसमें राजभक्ति और देशभक्ति मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि दिल्ली दरबार के अंतर्गत भारतेंदु के में राजभक्ति और देशभक्ति की भावना मिलती है। आगे चलते हैं। यह एक साहित्यिक निबंध है और समाचार शैली में है। महारानी विक्टोरिया के स्वागत में दिल्ली दरबार का निर्माण हुआ था। इसके अंदर सब मिलाकर 63 शासन अधिकारी राजा चबूतरे पे बैठे हुए थे। ये पूछा जा चुका है कि कितने शासक है वो चबूतरे पर बैठे हुए थे। जो और भी थे बहुत ज़्यादा, लेकिन मुख्य शासन अधिकारी थे वो 63 थे, जो कि चबूतरे के आसपास बैठे हुए थे। आगे देखते हैं। इस निबंध में भारतेंदु ने अंग्रेजों के काम और नीति की प्रशंसा की है। अंग्रेजों के काम और नीति की प्रशंसा की है। भारतेंदु जी के लिए अंग्रेजी राज इसलिए श्रेष्ठ था कि उसमें सभी धर्मों और जातियों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास करने का अधिकार प्राप्त था, और देश तथा जाति के प्रगति के 10वें द्वार मानव के लिए खुल गए थे। इसी निबंध में भारतेंदु जी ने राजदेश्वरी का गुणगान किया है। इस निबंध के अंतर्गत और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इन दोनों के अंतर्गत भारतेंदु जी ने अंग्रेजों के राज यानी कि काम और नीति दोनों की प्रशंसा की है, क्योंकि भारतीयों को उस टाइम पे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। ना तो उनके अंदर राष्ट्रीय भावना थी, ना देश प्रेम की भावना थी, और अंग्रेज है वो राज पे राज किए जा रहे थे। तो इसके अंतर्गत पूछा भी जा सकता है कि दोनों की भावना है वो उस टाइम पे किस में थी? अंग्रेजी राज के अंतर्गत। आगे देखते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे होती है? दूसरा निबंध है हमारे सिलेबस का, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इसमें भारतेंदु जी ने उन्नति के मूल रूप को क्या माना है? धर्म को मानते हैं। कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, तो वो किसको मानते हैं? धर्म को मानते हैं। इसी निबंध से भारतीयों में भारतेंदु जी ने स्वदेश और राष्ट्रीय भावना को पहल प्रदान की है, क्योंकि भारतेंदु युग से ही राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम की भावना मानी जाती है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने भारतीय अतीत के गौरव की और वर्तमान की व्यथा और पीड़ा और भविष्य के शोभन का उजागर किया है, क्योंकि इस निबंध के माध्यम से ही भारतेंदु जी ने हमें आलस छोड़ने को, या फिर अलग तरह की जो बुराइयां थी भारतीयों के अंदर, कुछ नया करने की और कुछ ज़्यादा नया करने की, वो सब कुछ क्या है, उनको एक नई उत्साह भरने की इसके अंतर्गत निबंध के अंतर्गत हमें शिक्षा दी है। आगे चलते हैं। इसमें भारतेंदु जी ने भारतीयों को आलस त्याग कर, बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को ग्रहण करने के बारे में जागरूक किया है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने अंग्रेजों की प्रशंसा की और भारतीयों की निंदा की है, और आलस्य जैसी खतरनाक बीमारियों को दूर कर एक नया उत्साह भरने की कोशिश की है। प्रदेशी वस्तु और प्रदेशी भाषा का भरोसा न करने को कहा है, और अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो, ऐसा भारतेंदु ने इसमें कहा है। इम्पोर्टेंट लाइन है। प्रदेशी वस्तु और प्रदेशी भाषा का भरोसा न करने को कहा है, अपने देश में अपनी भाषा की ही उन्नति करो। स्वदेशी भाषा और इसी के अंतर्गत स्वदेशी भाषा का विकास और अपने देशभक्त का उन्होंने
जागरूक किया है लोगों को इसके अंतर्गत से। इस निबंध में भारतेंदु जी ने कहा है कि उठो और जागो, जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधक है उन्हें निकाल कर फेंक दो। इसी का अर्थ है कि भारतेंदु ने इसके अंतर्गत हमें उत्साहित करने की कोशिश की है, आलस्य को त्याग कर एक नई हमारे अंदर अच्छाइयों को ग्रहण करने को कहा है। यह निबंध हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि कौन सी निबंध है वो किसके अंतर्गत प्रकाशित हुए थे। आगे है तीसरा निबंध है शिवमूर्ति प्रताप नारायण मिश्र का। इसमें देखते हैं, यह निबंध प्रताप पीयूष में संकलित, ये ध्यान रखना है किसमें संकलित है, प्रताप पीयूष में। यह प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध है। यह 19वीं शताब्दी के अंत में लिखा हुआ है और इस निबंध में मिश्र जी ने शिव को प्रेम कहा है। किसको कहा है, शिव को क्या कहा है, प्रेम कहा है। वैसे तो उन्होंने कहा है कि अपनी मर्जी से कोई भी मूर्ति को वो क्या कर सकता है, पूजन कर सकता है और किसी भी देवता को क्या कर सकता है, अपनी पूजा का माध्यम बना सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिव ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा को ही सारा जगत ब्रह्मा को ही जगत चलाता है। तो उसी को माध्यम बनाते हुए उन्होंने शिव को क्या कहा है, संसार में कहा है कि सब संसार शिव में है और शिव ही क्या है, प्रेम है। आगे देखते हैं कि संसार शिव में है और प्रेम है वो शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। क्या कहा है कि शिव मूर्ति है वो प्रेम में है, यानी प्रेम ही शिव है और शिव ही क्या है, प्रेम है। और इस प्रेम के कारण ही सबका कल्याण होता है। क्या कहा है कि कल्याण का रूप क्या कौन है, शिव है। उन्होंने मूर्ति के 3 रंग बताए हैं, एक है श्वेत और लाल और काला। इसमें आगे मैंने अर्थ बताए हैं। श्वेत का अर्थ है परमात्मा शुद्ध है, लाल का अर्थ है रजोगुण, काला का अर्थ है पक्का रंग जो किसी पे भी नहीं चढ़ता, ना किसी को ग्रहण करता है, ना किसी पे भी अलग से रंग देता है। और आगे है, उन्होंने इस निबंध के माध्यम से बताया है कि संसार शिव में है और वह शैवों के धर्म का आधार है। इन्होंने शिव को प्रेम का ही रूप बताया है और प्रताप नारायण मिश्र ने इस निबंध के माध्यम से शिव को प्रतीक बनाया है। और शिव मूर्ति के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य के बीच बैर नहीं होना चाहिए। सारांश रूप में शिव मूर्ति निबंध के माध्यम से लेखक भगवान शिव का सहारा लेकर देशवासियों को भाईचारे व विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट है लाइन। आगे देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह निबंध हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कल्पलता, गलत है ये, किसमें संकलित है, कल्पलता है इनका निबंध, इसके अंतर्गत संकलित है। इस निबंध में द्विवेदी जी ने मनुष्य की दुर्बलताओं को लक्षित किया है। किसको बताया है कि नाखूनों के माध्यम से मनुष्य की दुर्बलताओं को लक्षित किया है और उन दुर्बलताओं के माध्यम से मनुष्य की शक्ति और रचनाशील प्रवृत्ति का आभास भी कराते हैं। आगे भी मनुष्य को करुणा, मैत्री, बंधुता व भाईचारे की भावना में रत होने को कहते हैं। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को दया वगैरह और बंधुता व भाईचारे की भावना को अपनाना चाहिए। यह एक ललित निबंध है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मनुष्य को अपने अंतर्मन को साफ करने को कहा है और भारी दिखावे को नष्ट करने को कहा है। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी बताया है। इंपॉर्टेंट है लाइन, मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी बताया है। नाखून का बढ़ना का, उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य को अपनी इच्छा का आधार बताया है। क्योंकि पहले के लोग थे जो कि एक अकेले नाखून के सहारे ही, पहला तो दांत था और उसके बाद में क्या था, नाखून था, पहला नाखून था और उसके बाद में ही दांत है और तीसरे नंबर पे क्या आते हैं, केस आते हैं। तो इनका भी उन्होंने इस निबंध में जिक्र किया है। तो ये क्या था, अपने आप से उत्पन्न होने वाले मनुष्य के अंदर क्या है, दुर्बलताएं हैं, उन्हीं का सारा लेकर ही आगे मनुष्य ने क्या किया है, एक हमारी पीढ़ियों को आगे दर बदर बढ़ाया है। क्योंकि पहले के ज़माने में ना कोई औजार थे या फिर उनको रक्षा करने के लिए कुछ वो थे, तीखे कोई औजार थे, तो उनसे वो रक्षा करता, ये के लिए नाखून थे जिनसे वो क्या भारी सुरक्षा प्रदान करता था। आगे बताया है, नाखूनों को बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी बताया है और उसे नहीं बढ़ देना मनुष्य की इच्छा बताया है। द्विवेदी जी ने इस आलोचनात्मक निबंध में स्पष्ट किया है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के उत्साह जागृति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, और नाखूनों को काट देना उसका खुद का निर्धारण या आत्मबंधन है जो उसे चरितार्थ बनाता है। क्योंकि अभी है
काटते हम नाखून, और पहले क्या थे, नाखूनों को बढ़ाते थे। पहले बढ़ने का कारण क्या होता था कि मनुष्य खुद से उनकी खुद की रक्षा कर सकता था, तो उनसे क्या होता था, उनकी जागृति का परिणाम है। और अब क्या है, नाखून को काटना खुद का निर्धारण आत्मबंधन है, खुद से एक आत्मबंधन बनाता है और उसे क्या बनाता है, एक चरितार्थ बनाता है। आगे है कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल है, और ये कब प्रकाशित हुआ था, 1939 में। देखते हैं कविता का निबंध। कविता क्या है, निबंध है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इस निबंध में शुक्ल जी ने काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत की है। इसकी बहुत सारे कथन है, इस कविता के आके बहुत सारे एजेटिव परीक्षा के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये, और ये पूछा जा चुका है। अभी पीछे ही क्वेश्चन आया था, इसके चारों जो रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग है वो अलग अलग नाम से प्रकाशित हुए हैं, तो वो चारों के चारों पूछे गए थे मैथ चिट के अंतर। और ये भी पूछा जा चुका है कि कविता क्या निबंध है वो किसके अंतर्गत शामिल है। आगे देखते हैं, शुक्ल जी के कविता क्या है कथन बताए हैं इसके अंतर्गत। आगे कल्पना है वो दो प्रकार की होती है, सीधे कथन शामिल किया इसके अंदर मैंने। कल्पना है वो क्या होती है, दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। सुंदरता है वो बाहर की वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। नाद सौंदर्य से आएगा, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती, बहुत बार पूछा गया है ये। कविता की भाषा वर्ण विन्यास में है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्तावस्था की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। और कविता में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी, कविता में अर्थ ग्रहण से ही सिर्फ काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है। आगे है, ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है, और काव्य दृष्टि कहीं तो नक्षत्र के भीतर रहती है और कहीं मनुष्य तरह के सृष्टि के, और कहीं समस्त चराचर में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, नक्षत्र के भीतर रहती हैं और कहीं मनुष्य तरह सृष्टि के और कहीं समस्त चराचर में, तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों ही। तो दोस्तों ये थे आज के निबंध, और हमारे आगे भी 3-4 निबंध और हैं जो मैं आगे इनकी डिटेल लेके आऊँगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।